इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, और इसमें हम पढ़ेंगे पूरा टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, है ना। सेकेंड काइंड में क्या होता था, फर्स्ट काइंड में जो रेंज जो होता था वो क्या होता था हमारा, इनफाइनाइट होता था, और फंक्शन जो है बाउंडेड होता था, ध्यान देंगे इसमें, है ना। तो हम सेकेंड काइंड पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो रेंज जो होगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स टाइप का होगा, रेंज हमारा फाइनाइट होगा, लेकिन फंक्शन जो है, जो भी इंटरवल हमारा ए से बी है, कम से कम एक पॉइंट पे क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा हमारा, मतलब अनबाउंडेड होगा जो भी फंक्शन है। तो इस टाइप का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है उसको सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, है ना। एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट लिस्ट वन पॉइंट ऑफ ए टू बी, है ना। कम से कम एक पॉइंट पे क्या होगा ये, क्लोज इंटरवल करो, क्योंकि और भी शामिल रहेगा ना इसमें, ठीक है। तो ये किस प्रकार कहलाएगा, हमारा सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। तो इसके हमके कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पे हमको चर्चा करना है, ठीक है। तो ये सेकंड काइंड हो जाएगा हमारा, तो इसको हम नहीं रख रहे हैं सामने में, ऑलरेडी फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड का हम डेफिनेशन देख चुके हैं, ठीक। इसमें आपको दिमाग में रखना है कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है ये अनबाउंडेड होगा इन द इंटरवल ए बी। अब इसमें ध्यान दें, केस नंबर 1 क्या क्या होने वाला है इसमें। केस नंबर फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि हो सकता है वो अपर लिमिट पे क्या हो, अनबाउंडेड हो, या लोअर लिमिट पे अनबाउंडेड हो, ऐसा केस हो सकता है। सो पहला केस हम लेके चल रहे हैं, ध्यान देना इसको, है ना, एक ही बार करेंगे, बहुत बढ़िया समझना इसको। सपोज एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू ए। पहले हमने जो लोअर बाउंड हम लेके चल रहे हैं ए टू बी, ए को ले लिया हमने इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन a to b f of x dx is convergent if and only if, ये देखो ध्यान देना, if and only if केस है, और ये क्या हो जाएगा, अच्छा इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। ध्यान दें, अब समझना क्या है इसमें कि हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो कहाँ पे अनबाउंडेड है, अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट पे। जो भी हमारे पास ए टू बी जो इंटरवल दिया गया है, तो उसका जो इनिशियल पॉइंट है मतलब ए, है ना, यहाँ पे क्या है, ये अनबाउंडेड है, तो ए से हम नीचे नहीं आ सकते, लेकिन ए से ऊपर जा सकते हैं, कहाँ तक, बी तक। तो हमको कितना आगे बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है ए प्लस एप्सिलॉन, ध्यान देना इस चीज को। ये क्या है अपना लोअर बाउंड, जो हमारा लोअर पॉइंट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो हम बात करते हैं, तो लोअर लिमिट पे क्या है, ये अनबाउंडेड है, तो हम ए से लेकर कहाँ तक जा सकते हैं, बी तक जा सकते हैं। तो जिस पॉइंट पे ये क्या होगा, अनबाउंडेड होगा, उसमें हम प्लस एप्सिलॉन करेंगे, यदि आपका लोअर पॉइंट पे क्या है, ये अनबाउंडेड है तब। अब हमने वही केस लेके चला है कि सपोज एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, ये क्या है आपका लोअर लिमिट है, तो हम लोअर लिमिट से आगे की ओर बढ़ेंगे, नीचे नहीं आ सकते, इसलिए ए प्लस करेंगे, है ना। तो मैं चीजें समझ में आए इसलिए ऐसा वर्डों का यूज कर रहा हूँ, ए प्लस एप्सिलॉन, हम इससे आगे बढ़ सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते, है ना। और ये आपका हो जाएगा बी, एफ ऑफ एक्स dx फाइनाइटली एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट कर जाता है ये वाला लिमिट, इफ एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो फाइनाइटली यदि एग्जिस्ट कर जाता है, तो हम कहेंगे कि ये जो सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये क्या है, कन्वर्जेंट है। अब हम बात करते हैं केस 2 की, केस नंबर सेकेंड में सीधी सी बात है कि वो कहाँ पे अनबाउंडेड होगा, सपोज
एफ एक्स इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड शॉर्ट में लिख दिया है ना, एट एक्स इक्वल टू बी in the given interval AB, then A to B f of x dx is said to be convergent if and only if कैसे, ध्यान देना। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम लिमिट यूज करेंगे एप्सिलॉन टेंस टू 0। अब ध्यान दो, अब ये कहाँ पे हमारा अनबाउंडेड हो रहा है, अब ये अपर लिमिट पे। तो यदि a टू b हमारा ऑलरेडी इंटरवल है तो b से तो आगे नहीं जा सकते ना, लेकिन b से कहाँ आ सकते हैं, हम पीछे आ सकते हैं, है ना। चीजों को समझने के लिए हम मैं ऐसा वर्डों को यूज कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा, हम b से कम वैल्यू की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये b से नीचे आना है, मतलब b माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। ध्यान दो, तो लोअर लिमिट पे यदि क्या है, ये अनबाउंडेड है तो a प्लस हो जाएगा, और यदि b पे ये अनबाउंडेड है मतलब अपर लिमिट पे तो b माइनस हो जाएगा, ये b माइनस। तो ये जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होना चाहिए, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए, ये भी फाइनाइटली एग्जिस्ट। दो केस हो गया हमारे पास, है ना। एक तो लोअर लिमिट पे अनबाउंडेड हो सकता है तो a प्लस एप्सिलॉन करेंगे, और यदि अपर बाउंड पे क्या हो रहा है, ये अनबाउंडेड हो रहा है तो इसको हम b माइनस एप्सिलॉन करेंगे, ऐसा। अब है तीसरा केस। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि वो दोनों पे क्या हो, अनबाउंडेड हो। देख लें केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस 3। Suppose fx is unbounded at x equal to a and x equal to b, है ना। Then in a b, है ना, इंटरवल को मैं लिखना भूल जा रहा हूँ, in क्लोज इंटरवल ए बी, देन दोनों ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये अनबाउंडेड हो रहा है ना, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी दोनों पे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट हम एग्जिस्ट करा देंगे दोनों के बीच में, और वो उन दोनों पॉइंट पे क्या नहीं होना चाहिए, वो अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉइंट हम ले लेंगे। देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी f of x dx, where a is less than c less than b, and fx is bounded at x equal to c। ध्यान दें, हमने कहा कि a और b दोनों पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, हमारा जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो रहा है, तो a से b के बीच में एक पॉइंट हम ऐसा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे c, जो फंक्शन वहां पे बाउंडेड होना चाहिए, इस बात को ध्यान देंगे, है ना। और ये a और b के बीच में कोई वैल्यू लेंगे हम c। अब ध्यान दे, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा ही देता हूँ, है ना। यहाँ से क्या होगा, ये हम कह रहे हैं कि ए पे क्या है, ये अनबाउंडेड है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 ए प्लस एप्सिलॉन सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, और ये हो जाएगा सी बी माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये दो भाग में ऐसे टूट जाएगा, जो हमने केस 1 और केस 2 जो हम अभी पढ़े उसी को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब देखिए पहला पार्ट क्या हो गया इसका, ये जो पहला पार्ट है ये पॉइंट ए पे अनबाउंडेड है, मतलब लोअर पॉइंट पे, तो ए प्लस हो जाएगा। अगला जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स है, बी पे अनबाउंडेड है, मतलब क्या है, ये अपर पॉइंट पे अनबाउंडेड है, ये अपर लिमिट पे, तो बी माइनस एप्सिलॉन कर देंगे। तो फाइनली केस 1 और केस 2 का हम यूज करें, और यदि ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाता है दोनों, है ना, दोनों कन्वर्जेंट है तो दोनों का सम भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और दोनों में से कोई एक यदि क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है, फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में
जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ध्यान देना, है ना। इसमें जो नोट करने वाली जो बात है वो आपको क्या नोट करना है कि पहला पॉइंट, यदि पहला पार्ट हमको कन्वर्जेंट मिल जाता है और दूसरा भी क्या मिल जाता है, कन्वर्जेंट मिल जाता है, तो इस केस में इन दोनों का सम भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। नंबर 2, एक कन्वर्जेंट हो जाए और दूसरा डाइवर्जेंट हो जाए, मतलब फाइनाइटली एग्जिस्ट ना करे, या फिर पहला वाला डाइवर्जेंट हो जाए और दूसरा वाला कन्वर्जेंट हो जाए, तो इन दोनों ही केस में हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। इन दो बातों को विशेष आपको ध्यान देना है। चलिए अब क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। अच्छा, थ्योरी क्लियर है क्या सभी को? कोई डाउट है इसमें किसी को? एग्जाम्पल नंबर 1, 0 to 1 dx अपॉन एक्स, बहुत ही सिंपल सा हम लेके चले हैं, है ना। तो ये क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x जो कि 1 अपॉन एक्स है, इज अनबाउंडेड एट x इक्वल टू 0। यदि x इक्वल टू 0 मैं ले लेता हूँ तो ये 1 अपॉन 0 जगह जो कि अनडिफाइंड है आपको, है ना, इनफाइनाइट मिल जाता है हमको, तो ये अनबाउंडेड हो गया। तो लोअर पॉइंट पे क्या है, ये लोअर लिमिट पे क्या है, ये मतलब a इक्वल टू 0 पे क्या हो जा रहा है, ये अनबाउंडेड हो रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 dx अपॉन x कर देंगे ऐसा। अब इसको आप सॉल्व करिए, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, ये एप्सिलॉन टू 1 dx अपॉन x हो जाएगा। लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, आप इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा आपका log x, और ये एप्सिलॉन टू 1। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, अपर लिमिट है 1, तो हो जाएगा log 1 माइनस log एप्सिलॉन हो जाएगा। ध्यान दें, अब यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसमें यदि लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 करते हैं और माइनस log एप्सिलॉन करते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो log 0 वैल्यू जो है क्या है, डिफाइंड नहीं है ना। ध्यान देना, log 0 की वैल्यू कभी भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसीलिए इसको हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट। कुछ एग्जांपल और देखते हैं इसी में। नंबर 2 कि हमारे पास 0 to 1 dx अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। ध्यान दें, यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा 1 अपॉन एक्स माइनस एन द होल स्क्वायर, ये x इक्वल टू 1 पे अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। x इक्वल टू यदि 1 रख दे, देख लो 1 माइनस 1 0 दे देगा, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जैसे ही इनफाइनाइट होगा, है ना, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यदि हम x इक्वल टू 1 रखते हैं, मतलब क्या रखते हैं, अपर लिमिट को रखते हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर, इट मीन्स ये आपको इनफाइनाइट दे देगा, है ना। तो यहाँ पे ये बाउंडेड नहीं है हमारा फंक्शन, तो बाउंडेड नहीं है तो अपर लिमिट पे बाउंडेड नहीं है, तो इसको हमको क्या करना है आगे, ये सॉल्व हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू 0, 0 टू 1 माइनस एप्सिलॉन करेंगे, उससे नीचे आना है, और dx अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, 0 टू 1 माइनस एप्सिलॉन, ये x माइनस 1 माइनस 2 dx हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे x माइनस 1 को यदि हम t भी ले लेते हैं तो dx इक्वल टू हमको dt मिल जाएगा, है ना, बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू 0, 0 टू 1 माइनस एप्सिलॉन, और t की पावर में ये माइनस 2 dt हो जाएगा।
और यहाँ पे लिमिट नहीं बदल रहे हैं ना, जब हमने x को t में कन्वर्ट किया तो उसको हम लिमिट नहीं बदल रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद लिमिट रखेंगे इसमें। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका -1/t, -1/t, ध्यान दें -1/t। तो t की वैल्यू में सीधा पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ये दे देगा हमको x-1 और ये 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 माइनस 1 x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस एप्सिलॉन, ऑलरेडी ये -1 है, माइनस माइनस प्लस 1/0 माइनस 1। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू 0 क्या हो गया, एक मिनट जी, टंकी भर गई, बंद करे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं +1 और -1 कैंसिल हो गया, और ये माइनस और ये माइनस फाइनली 1/एप्सिलॉन हो गया है ना, और यहाँ से ये दे देगा आपको -1, ये -1 हो गया। लिमिट सही रखे हैं, 1 माइनस एप्सिलॉन, x की जगह हम 0 रख दिए है ना, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तो ये -1 हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करो आप, एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे आप 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1/0 -1, और फाइनली ये इनफाइनाइट -1 करोगे तो आपको क्या दे देगा, इनफाइनाइट। तो ये क्या मिल गया हमको, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट। अब इसी में ध्यान देंगे कि अब हम टेस्ट की आगे बात करते जाएंगे, है ना। देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ये नहीं लिया हुआ है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही पॉइंट मतलब ए और बी दोनों पे फंक्शन हमारा बाउंडेड नहीं है, ऐसा वाला एग्जांपल नहीं लिया हूँ मैं। करना यही है, यदि आगे कुछ क्वेश्चन जैसे मिल जाता है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पी टेस्ट, है ना। जैसे एन टेस्ट लिए थे, एन टेस्ट ही बोल सकते हो इसको, पी टेस्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ improper integral of p टेस्ट, है ना। p पिछले में हमने n लिया हुआ था ना, वही है dx/x⁴n, ये हम लेके चले थे a टू इनफाइनाइट, बिल्कुल उसी n की जगह हम p की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब वही है, उसको भी आप p टेस्ट बोल सकते हो, इसको भी इसके जगह में आप p करके कर सकते हो, है ना। तो पिछला वाला याद रखना, इसमें p ग्रेटर देन 1 पे हमने क्या किया था, इसको कन्वर्जेंट कहा था, और लेस देन आर इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट कहा था। ध्यान देना यहाँ पे जस्ट उल्टा मिलेगा हमको, है ना, सेकंड काइंड में जस्ट उल्टा मिलेगा, तो चीजों को आप दिमाग में रखेंगे। सो लेट a to b dx/x माइनस a टू द पावर p, या फिर कैसा होगा a to b dx/x माइनस b टू द पावर p, इस टाइप का होगा हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है ना। x माइनस a लेने का मतलब क्या है, इसको हमने a पे अनबाउंडेड दिखा दिया फंक्शन को, या फिर हो सकता है हमने x माइनस बी लिया, तो x की जगह यदि हम पे b पुट करते हैं तो ये x इक्वल टू b पे क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया। तो दोनों में से किसी एक पॉइंट पे अनबाउंडेड होगा हमारा फंक्शन, तो क्या होगा, बोथ आर कन्वर्ज व्हेन p इज लेस देन 1 एंड diverge
व्हेन p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ध्यान दें, यदि लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, दोनों में से कोई सा भी हो, और p इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू चाहे ग्रेटर देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो तो ये आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ध्यान देंगे इस चीज के लिए, है ना। इसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, इसको जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है आपके। इसका जो प्रूफ है, एक मिनट, प्रूफ को थोड़ा सा करा देते हैं, ध्यान देना इसमें। तो कोई एक पॉइंट ही ले लेते हैं हम, कई बार पूछा गया है इसकी प्रूफ को, है ना। तो क्या लेके चलते हैं हम लेके चल रहे हैं a टू b dx अपॉन x माइनस a टू द पावर p। ध्यान दें, है ना। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले को लेके चल रहे हैं एज इट इज, दूसरे वाले पॉइंट के लिए हो सकता है कि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है वो a पे अनबाउंडेड है, इसको हम लेके चल रहे हैं, b पे अनबाउंडेड है, वो ऑटोमेटिक स्वतः ही हो जाएगा, है ना, उसको आपको समझ जाना है। तो a पे अनबाउंडेड है, मतलब ये हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a प्लस एप्सिलॉन b dx अपॉन x माइनस a टू द पावर p, है ना। बुक में n के फॉर्म में दिया है, दोनों चलेगा, है ना, मैं p के फॉर्म में ही करा दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a प्लस एप्सिलॉन b, ये x माइनस a टू द पावर माइनस p dx हो जाएगा। ये जैसे ही dx होगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू 0, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस 1 अपॉन, ध्यान देना, माइनस p प्लस 1 हो जाएगा, माइनस p प्लस 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन x माइनस a माइनस p प्लस 1 हो जाएगा ये। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर में ही रखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, उसके बाद अगले स्टेप में करेंगे इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस a टू द पावर माइनस p प्लस 1, और ये आपका लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। थोड़ा सा लिखने के ढंग को बदल दो, कैसे बदल देंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस p लिख सकते हैं इसको, इनटू ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस a टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और ये a प्लस एप्सिलॉन b, है ना। इसको 1 माइनस पी डायरेक्ट लिखते तब भी चलेगा, चलो ऐसा करते हैं, जो पिछला हमने प्रूफ देखा था वैसे ही करते हैं इसको लिख दिया मैं x माइनस ए टू द पावर 1 माइनस पी रख दिया, ऐसे ही रख दिए दोनों ही केस में। अब जैसे इसमें हम अपर लिमिट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले तो 1 अपॉन 1 माइनस पी को आप बाहर कर दो, है ना, और लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू 0 करो, x की जगह में हम अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट क्या है, b है, तो हो जाएगा b माइनस ए टू द पावर 1 माइनस पी, माइनस x की जगह में लोअर लिमिट रखना है, तो लोअर लिमिट में आपको हो जाएगा x की जगह में a प्लस एप्सिलॉन, माइनस ए ऑलरेडी पहले से है, और पावर में 1 माइनस पी, 1 अपॉन 1 माइनस पी, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू 0 b माइनस ए टू द पावर 1 माइनस पी, माइनस एप्सिलॉन की पावर में 1 माइनस पी, यहाँ से प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एप्सिलॉन जब 0 की ओर आगे बढ़ेगा, टेंड करेगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करेंगे, तो इसी वैल्यू पे पूरी तरह से डिपेंड रहेगा, कौन सा मान डिपेंड रहेगा, ये a टू b dx अपॉन x माइनस a टू द पावर p, ये पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेगा किस पर, ये एप्सिलॉन टू द पावर 1 माइनस p पे, b माइनस a 1 माइनस p, तो ये पूरी तरह से आपका कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये एप्सिलॉन पे पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि एप्सिलॉन किस टाइप का होना चाहिए, तो ये क्या वैल्यू हमको मिलेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे दो केस ले लेते हैं, तो उसके लिए किस पर डिपेंडेंट है, ये p पे डिपेंडेंट है एप्सिलॉन, ध्यान देना, है ना। p की वैल्यू हम यहाँ पे वेरिएबल लेके चले हैं ना, p
आपका लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो p की वैल्यू यहाँ पे हम क्या पुट करें, लेस देन 1 ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 पुट करें, तो ये पूरा वैल्यू हमको क्या देने वाला है, ये पूरा वैल्यू हमको क्या देने वाला है, इसी पे इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू डिपेंडेंट है। तो चलिए p की वैल्यू को हम चेंज कर करके देखते हैं कि हमको क्या मिल रहा है। पहला केस देख लेते हैं, इसमें इसको यहीं पे दो भाग में तोड़ देता हूँ, ऐसा। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन p इज लेस देन 1, p लेस देन 1 हो रहा है, मतलब 1 इज ग्रेटर देन p, 1 इज ग्रेटर देन p का मतलब है कि 1 माइनस p इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये मिल गया हमको पॉजिटिव। ध्यान देना, क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। 1 माइनस पी इज ग्रेटर देन 0, 1 माइनस पी के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि एप्सिलॉन का जो पावर है वो है आपको 1 माइनस पी है, ठीक। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, एप्सिलॉन की पावर में 1 माइनस पी जो होगा ये क्या हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, एप्सिलॉन की पावर में ये आपको क्या दे दिया, पॉजिटिव दे दिया, पॉजिटिव वैल्यू ना, ध्यान दें, जैसे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अब एप्सिलॉन की पावर 0 करोगे तो 0 का पावर आप कुछ भी रख लो पॉजिटिव, क्या मिलना है आपको, 0 ही मिलना है। और ये क्या मिल गया हमको, एक फाइनाइट वैल्यू मिल गया। फाइनाइट वैल्यू जैसे ही मिलेगा तो ये जो हमारा इंटीग्रल है a टू बी dx अपॉन x माइनस ए टू द पावर p, ये हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 माइनस पी इंटू में b माइनस ए टू द पावर 1 माइनस पी मिल जाएगा, जो कि क्या है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएगा। तो फाइनाइटली जब एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है व्हेन p इज लेस देन 1, ध्यान दें यहाँ पे, व्हेन p इज लेस देन 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। सेकेंड केस देखते हैं इसी में, केस नंबर 2, व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, p इज ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 इज लेस देन p, या फिर इसी को 1 माइनस p इज लेस देन 0 लिख सकते हैं, जो कि क्या वैल्यू दे रहा है आपको, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि हम 1 माइनस पी के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो 1 माइनस पी के टर्म्स में है। तो 1 माइनस पी को हमको देखना है कि वो नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है। नाउ लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, एप्सिलॉन पावर 1 माइनस पी, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, एप्सिलॉन टू द पावर नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान दें नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, 1 अपॉन एप्सिलॉन टू द पावर ये हो जाएगा पॉजिटिव, और जैसे ही एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, इट मीन्स इनफाइनाइट। और जब ये इनफाइनाइट देगा सो a टू b dx अपॉन x माइनस a टू द पावर p, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस p, और ये आपका b माइनस a 1 माइनस p, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनफाइनाइट हो जाएगा, और इस पूरे वैल्यू को इनफाइनाइट के साथ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट वाला कंडीशन आ गया। सो फॉर p इज ग्रेटर देन 1 क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, क्योंकि हमको इनफाइनाइट वैल्यू मिल गया ना, डज नॉट वैल्यू मिल गया, डज नॉट एग्जिस्ट वाला कंडीशन आ गया। अब थर्ड केसेस में देखते हैं, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड क्या कहता है, व्हेन p इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू जब 1 हो जाएगा तो ये जो इंटीग्रेशन है a टू b dx अपॉन x माइनस ए हो जाएगा, और x माइनस ए होगा तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं लॉग एक काम करो, इसको जैसा हम इंटीग्रेट करते हैं प्रॉपरली वैसा ही करो, एंड इसको क्या करो, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू 0,
ए प्लस एप्सिलॉन बी डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ई, ऐसा ही रखो। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू 0, एक्स माइनस ए का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए, है ना, और ए प्लस एप्सिलॉन से बी तक ही वेरी करेगा। अब लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग्स टू 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, तो अपर लिमिट रखेंगे तो लॉग बी माइनस ए दे देगा, माइनस लॉग क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए प्लस एप्सिलॉन रखेंगे, ए प्लस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ से सॉरी, लास्ट टाइम एप्सिलॉन नहीं है, ए है, ए प्लस एप्सिलॉन माइनस ए, एक्स की जगह वैल्यू हमने पुट किया ना लोअर लिमिट, तो ये एप्सिलॉन ए कैंसिल यहाँ से, तो हमारे पास है लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 लॉग बी माइनस ए माइनस लॉग एप्सिलॉन। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो लॉग 0, और लॉग 0 यहाँ पे फिर से डिफाइंड नहीं है, तो फाइनली ये कौन सा केस दे देगा, इनफाइनाइट दे देगा, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट वाला कंडीशन है। सो अगेन दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड इज डाइवर्जेंट फॉर द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 के लिए फिर से ये आपका डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट। तो फाइनली ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो इंटीग्रेशन है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल a टू b dx अपॉन x माइनस a टू द पावर p is convergent when p is less than 1 and divergent when p is less than or equal to 1। इन दोनों केस में ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होगा, और एक केस p की वैल्यू यदि लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसका प्रूफ समझ आया जी सभी को? हेलो, हेलो, यस सर। ओके। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हैं। p ग्रेटर देन 1 होगा डाइवर्जेंट में। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 के लिए ना, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया इसमें, लेस देन कर दिया। लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा तो डाइवर्जेंट, ठीक। चलिए एग्जांपल देखिए, हमारे पास है 0 to 1 dx अपॉन x टू द पावर 1/3, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया dx अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 2, और ये है 0 to 2 है ना, तो दोनों को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए, इस केस में p की जो वैल्यू है 1/3 है, विच इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 है तो ये सीधा आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। सबसे पहला चीज तो आप चेक कर लेना कि ये सेकेंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं ये x इक्वल टू 0 पे अनबाउंडेड है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे अनबाउंडेड है हमारा फंक्शन, है ना, तो सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तब आप p टेस्ट यूज करेंगे, है ना। ये कन्वर्जेंट हो गया। यहाँ पे p इक्वल टू 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा सीधा बाय p टेस्ट। फर्स्ट काइंड का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिए थे ना, वो जस्ट इससे क्या था, अपोजिट था। ग्रेटर देन 1 में हमको कन्वर्जेंट मिलता है, इसमें लेस देन आर इक्वल टू 1 में डाइवर्जेंट मिलेगा, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट जस्ट पहले जैसा ही कंपैरिजन टेस्ट है ना। लेट f(x) and g(x) be two function such that
किस टाइप के फंक्शन है, ध्यान देना, दोनों के लिए एक साथ डिफाइन करेंगे यहाँ पे। इज लेस देन आर इक्वल टू gx in AB, then a to b f of x dx is convergent if a to b gx dx is convergent। ध्यान देना, इसमें मैं सीरीज के फॉर्म में बताया था कि यदि बड़ा सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटा सीरीज भी क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पे जो हम दो फंक्शन लेके चले हैं f ऑफ x एंड g ऑफ x, सो f ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू gx, है ना। तो gx यदि कन्वर्ज कर जाता है तो fx भी ऑटोमेटिक कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये कंपेयर करके हम इसको सॉल्व करेंगे, और कंपेयर करने के लिए हमारा जो पी टेस्ट अभी हमने देखा उसी का यूज करेंगे। अब ध्यान दें, ये तो बड़ी वैल्यू यदि कन्वर्जेंट है तो उसका छोटा वाला जो फंक्शन है वो कन्वर्जेंट हो रहा है। और नेक्स्ट में एंड, यहीं पे एंड फंक्शन gx इज, ये a to b gx is divergent if a to b f of x dx is divergent। ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले वाले पॉइंट में हमने fx को कंपेयर किया gx के साथ, और यहाँ पे gx को हम कंपेयर कर रहे हैं fx के साथ, क्योंकि जब हम डाइवर्जेंट की बात करते हैं तो यदि कोई बड़ी वैल्यू डाइवर्जेंट हो जाती है तो उससे छोटा वाला जो फंक्शन है वो भी डाइवर्जेंट ही हो जाएगा उस इंटीग्रल के लिए, ध्यान देना, है ना। तो दो अलग अलग स्टेटमेंट लिखने के बजाय हमने इसको एक में ही क्या कर दिया, शामिल कर दिया, कि यदि ध्यान दो, फिर से मैं लिख रहा हूं ये g ऑफ x, इस केस में बड़ी फंक्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो gx को हम बड़ी वैल्यू दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो बड़ी वैल्यू यदि कन्वर्जेंट है तो छोटी वैल्यू कन्वर्जेंट हो जाएगी, और fx क्या है, छोटी वैल्यू है, तो fx यदि डाइवर्जेंट हो जाती है तो उससे जो बड़ी वैल्यू है वो भी डाइवर्जेंट ही होगी, है ना। तो जब हम डाइवर्जेंट की बात करते हैं तो छोटे वाले वैल्यू को देखते हैं कि वो डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, उसके बाद बड़ी वैल्यू डाइवर्जेंट हो जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। और जब हम कन्वर्जेंट टेस्ट करते हैं तो बड़ी वाली वैल्यू को देखें, बड़ी वाली फंक्शन को हम चेक करेंगे कि बड़ी वाली फंक्शन के लिए जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। यदि कन्वर्जेंट है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ध्यान देना। तो जब हम कन्वर्जेंट चेक करेंगे तो बड़े फंक्शन के साथ हमको इंटीग्रल को चेक करना है, और जब हम डाइवर्जेंट चेक करेंगे तो छोटे फंक्शन के साथ इंटीग्रल लेकर उसको हमको डाइवर्जेंट चेक करना है। बताइए, ये बात क्लियर हुई क्या सभी को? हेलो, Yes, sir. ठीक है, चलिए इसमें देख से एग्जांपल हम लेते हैं। जीरो टू वन साइन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स dx, इसको हमको चेक करना है। देखिए ये जो फंक्शन है हमारा x इक्वल टू 0 पे बाउंडेड नहीं है, मतलब अनबाउंडेड है ना। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का मॉडुलस ले लेंगे, तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स के। ध्यान दें, यहाँ पे साइन एक्स ऑलरेडी सिंस -1 से लेस देन आर इक्वल टू हो जाता है, ये मतलब साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो साइन एक्स को यदि हम हटा दें तो 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू जो होगी वो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन होगी, क्योंकि न्यूमरेटर को हम यहाँ से क्या किए हैं, रिमूव किए हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं एंड सिंस कर लो, है ना, एंड 0 to 1 dx अपॉन रूट एक्स इज कन्वर्जेंट। कैसे कन्वर्जेंट हो रहा है, p की वैल्यू 1/2 है विच इज लेस देन 1, है ना। इसको ध्यान देंगे, p की वैल्यू 1/2 है, लेस देन 1 है। तो अब यहाँ से जब हम कंपेयर किए थे तो 1 अपॉन रूट एक्स को यहाँ पे फंक्शन का हम क्या दिखाए थे, बड़ी वैल्यू दिखाए थे। तो इसके लिए जो इंटरवल ले रहे हैं यदि ये कन्वर्जेंट है तो इससे छोटे फंक्शन का जो यदि हम 0 से 1 क्या करें, इसको
इम्प्रॉपर इंटीग्रल लेके चलें सेकेंड काइंड का, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सो 0 to 1 sin x अपॉन रूट एक्स इज आल्सो कन्वर्जेंट। छोटा वाला फंक्शन का जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा बाई कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है जी, समझ में आया क्या? इसमें आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं, इसको आप लोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम इसी में ले रहे हैं और वो क्या है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए क्या देखना है अपने को, लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। कैसे फाइंड करनी है, ध्यान समझना। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन इन ए बी, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ध्यान दो इसमें, यही मेन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स, या फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स इज नॉन जीरो, इज नॉन जीरो फाइनाइट, then a to b f of x dx and a to b g of x dx both convergent or diverge। ध्यान देना। अब ये क्या क्या हम लेके चले उसको समझो। दो फंक्शन हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स है, ये भी कंपेरिजन टेस्ट है ना, किसी एक के लिए दूसरे को हम चेक करेंगे। तो हम क्या किए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अब ये कब यूज करेंगे कि यदि हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल पॉइंट ए पे क्या है, अनबाउंडेड है, तब की केस में एक्स टेंड्स टू ए लगाएंगे। यदि हमारा फंक्शन x इक्वल टू बी पे अनबाउंडेड है, तब लिमिट x टेंड्स टू बी लगाएंगे। ध्यान देना इस बात को। और यदि दोनों ही पॉइंट पे अनबाउंडेड है तो बीच का एक पॉइंट लेना है जो फंक्शन वहां पे क्या होता है, बाउंडेड होता है ना। इसके पहले मैं बता चुका हूं जब हम टॉपिक स्टार्ट किए थे। थर्ड केस फिर से रिपीट करता हूं मैं कि यदि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, इसमें यदि ए पे क्या हो जाता है, ये अनबाउंडेड है, तो लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स कर देंगे, एक्स को ए की ओर टेंड करा के। यदि बी पे अनबाउंडेड है हमारा फंक्शन, बी पे अनबाउंडेड है, तो क्या करेंगे, एफ एक्स अपॉन जी एक्स में लिमिट एक्स टेंड्स टू बी यूज करेंगे। और यदि इसकी वैल्यू चाहे एक्स टेंड्स टू ए करें चाहे एक्स टेंड्स टू बी करें, इन दोनों ही केसेस में यदि हमको नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिल जाता है, ध्यान दें, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिल जाता है, तो ये जो हमारा इंटीग्रल होगा ये दोनों क्या होंगे, कन्वर्जेंट होंगे। और नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू यदि नहीं मिलती है ना, मतलब जीरो मिल जाए या फिर इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट मिल जाए, तो वो फिर वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। ध्यान देना इसमें, है ना। चाहे तो इसको अलग से इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स एंड ए टू बी जी एक्स डी एक्स, ये क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। कब कन्वर्ज कर जाएगा, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स जी एक्स, या फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये क्या मिल जाए हमको, कोई फाइनाइट वैल्यू मिल जाए। और ये फाइनाइट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना, नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। और यही हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा इफ ये जो हम वैल्यू लेके चले ये क्या हो जाए, या तो जीरो हो जाए या फिर प्लस इनफाइनाइट हो जाए या फिर माइनस इनफाइनाइट हो जाए। ध्यान देना, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए,
हम इसके पहले देख रहे थे कि यदि जीरो वैल्यू भी आ जाता है तो उसको हम फाइनाइट वैल्यू लेके चल रहे थे, है ना, लिमिट के लिए। तो जब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं तो उस बात को आपको ध्यान देना है कि वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। चलिए इसमें एग्जांपल्स हम देखते हैं, चीजें और क्लियर होगी। एग्जांपल्स नंबर 1, 0 to 1 dx अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमको चेक करना है, ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से ध्यान दो, सो लेट एफ एक्स हम किसको ले रहे हैं, 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, हमको एफ एक्स को चेक करना है कि एफ एक्स हमारा डाइवर्जेंट होगा कि कन्वर्जेंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या लेना पड़ेगा, एक जी एक्स लेना पड़ेगा, एक जी एक्स हमको डिसाइड करना पड़ेगा। ध्यान दें, तो जब जी एक्स आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, और जी एक्स यदि कन्वर्जेंट हो रहा है तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। ऐसा दोनों एक साथ चलेगा, है ना। लेकिन उसके लिए इन दोनों का जो रेशियो है वो एक आपको फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, नॉन जीरो वाला, और इनका जो रेशियो है वो यदि जीरो या फिर इनफाइनाइट मिल जाता है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ऐसा हमने देखा। तो जी एक्स को हम कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहला चीज ध्यान देना इसमें कि जी एक्स को हम कैसे ले रहे हैं, कैसे डिसाइड करेंगे। तो आप देखो, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो एक्स इक्वल टू जीरो पे अनबाउंडेड है। कहाँ पर, एक्स इक्वल टू जीरो पे। यदि हम जीरो रख दें तो ये हमको इनफाइनाइट दे देगा। तो हमको ऐसे फंक्शन को ही जी एक्स फंक्शन बनाना है जो वो भी कहाँ पे, x इक्वल टू ए पे आपको क्या देता हो, अनबाउंडेड देता हो। तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब। ध्यान दें, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब ही तो है जो, देखो तो मतलब ये भी आपका x इक्वल टू जीरो पे क्या हो गया, अनबाउंडेड, और ये भी x इक्वल टू जीरो पे अनबाउंडेड हो गया। यदि अपर लिमिट पे क्या हो रहा होता, ये अनबाउंडेड हो रहा तो होता, तो ऐसे फंक्शन को यहाँ पे चॉइस करते जो जी एक्स दे, वो भी कहाँ पे, अपर लिमिट पे क्या दे दे, अनबाउंडेड दे दे, मतलब x इक्वल टू बी पे। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। हमने जी एक्स कैसे डिसाइड किया। तो चलिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स जी एक्स हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ये जो डिवाइड है उसको हम इंटू में कन्वर्ट किए तो जी एक्स की वैल्यू रख देंगे हम एक्स क्यूब अपॉन 1। तो यहाँ से ये आपका एक्स क्यूब कैंसिल, हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस जीरो और फाइनली हमको 1 दे देगा, जो कि कौन सी वैल्यू है, फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है। तो फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो गया, यदि जी एक्स आपका कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सिंस 0 to 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि 0 to 1 डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा, इस क्या हो रहा है यहाँ पे, डाइवर्जेंट हो रहा है क्या, ध्यान दो, क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है ना, ग्रेटर देन 1 है, p की वैल्यू इज डाइवर्जेंट। क्यों, क्योंकि p की वैल्यू 3 है और ये ग्रेटर देन 1 है ना। मैं उसमें चला जा रहा था, फर्स्ट काइंड की इम्प्रॉपर इंटीग्रल की ओर भाग जा रहा था, है ना। ग्रेटर देन 1 है सेकेंड काइंड में, तो ये डाइवर्जेंट होगा। सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट 0 to 1 dx upon x cube 1 plus x square is also divergent, है ना। पहला शर्त क्या है कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स की जो वैल्यू है वो हमको क्या मिलना चाहिए, कोई भी नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए। ये सभी के लिए कंफर्म है, चाहे आप उसको डाइवर्जेंट दिखाएं इंटीग्रल को, चाहे आप कन्वर्जेंट दिखाएं, दोनों ही केस में इन दोनों का रेशियो जो है वो
फाइनाइट नॉन जीरो होना चाहिए। और उसके बाद यदि आप क्या करते हैं कि जिसको आप चेक कर रहे हैं, किसको, एफ एक्स को, तो ये किस पर डिपेंडेंट है, जी एक्स पे। यदि जी एक्स आपका डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स भी डाइवर्जेंट हो जाएगा, और जी एस यदि कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमने क्या टेस्ट लगाया, पी टेस्ट लगाया। तो पी टेस्ट में हमने देखा कि जी एक्स जो है क्या हो जा रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। बताइए ये वाला एग्जांपल क्लियर है क्या? हेलो, यहाँ पे लिख लो एफ एक्स इज अनबाउंडेड एट एक्स इक्वल टू जीरो। तभी हम x इक्वल टू जीरो का लिमिट यहाँ पे उसके रेशियो में लगाए हैं। बताइए एक बार यस नो बोले। Yes. चलिए इसी में एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। नंबर 2 ये है 0 to 1 dx अपॉन x to the power 1 by 2 into 1 minus x to the power 1 upon 3। अब इस इंटीग्रल में आप देखिए ये जो हमारा फंक्शन मिलेगा, ध्यान देना यहाँ पे, है ना। सॉल्यूशन में देखो, सिंस एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 by 2 1 minus x to the power 1 by 3 is unbounded at x equal to 0 and x equal to 1। इसका एक पार्ट जो कि 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 by 2 है, इसमें 0 रख देंगे तो भी मल्टीप्लाई करने पे अनबाउंडेड हो जाएगा। ब्रैकेट में जो वैल्यू है जिसका पावर 1 by 3 है, देखिए ये वाला वैल्यू, यहाँ पे यदि x की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, मतलब अपर लिमिट पुट कर देते हैं, तब भी ये फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है। मतलब जो गिवन फंक्शन है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 दोनों पे ये अनबाउंडेड है। तो जब दोनों पे अनबाउंडेड होगा तो इसको मैं पहले बताया था कि मान जाए कोई हमारा फंक्शन अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे क्या हो जाता है, अनबाउंडेड हो जाए, तो उसको हमको दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन उसको हमको अलग अलग सॉल्व करना है ना। तो कैसे टूट जाएगा ये, 0 to 1 dx अपॉन x टू द पावर 1 by 2 1 minus x 1 by 3। तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम, कोई भी एक नॉन जीरो वैल्यू ले लो, सपोज कोई भी कंडीशन आप ले सकते हैं, जैसे 1 by 2 ले सकते हैं इस बीच में, है ना। तो 1 by 2 में ये कभी भी आपको क्या नहीं देगा, अनबाउंडेड नहीं देगा ये फंक्शन। तो 0 to हम a ले रहे हैं, क्योंकि 0 to 1 के बीच में बहुत सारे नंबर आप इनफाइनाइट नंबर है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है ना। तो 0 to a ले लिया हमने, dx अपॉन x1 by 2 1 minus x टू द पावर 1 by 3। मतलब ये पहला पार्ट ऐसा बना, पहला पार्ट ऐसा बना जो कि अब लोअर लिमिट पे क्या है, अनबाउंडेड है, प्लस a टू 1 dx अपॉन x टू द पावर 1 by 2 1 minus x टू द पावर में 1 by 3। अब सेकेंड पार्ट हमने ऐसा लिया कि ये क्या क्या हो रहा है, ये आपका अनबाउंडेड 8x इक्वल टू 0 प्लस ये हो गया अनबाउंडेड 8x इक्वल टू 1। दो पार्ट में हमने तोड़ दिया, है ना। तो इसको हम पहले इंटीग्रेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसको इंटीग्रेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। और यदि दोनों कन्वर्ज कर जाता है तो उनका सम भी कन्वर्ज कर जाएगा, और दोनों में से कोई एक यदि कन्वर्जेंट होता है, सॉरी डाइवर्जेंट होता है, तो ये पूरा इंटीग्रल ही हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसको भी मैं नोट में लिखाया हूँ स्टार्टिंग में। सो स्टार्ट करते हैं हम। लेट I1 0 to a dx अपॉन 1 by 2 1 minus x to the power 1 by 3, है ना। इसको पहले हम चेक करते हैं। जब इसको क्या चेक कर रहे हैं हम, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ना। हियर f of x इक्वल टू 1 अपॉन x to the power 1 by 2 1 minus x to the power 1 by 3।
एंड हम ले लेते हैं gx को, क्योंकि कंपेरिजन टेस्ट है तो हमको gx तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। gx को क्या लेना है हमको gx उसी फंक्शन को डिसाइड करना है जिसमें वो भी क्या हो, x इक्वल टू 0 पे क्या देता हो, अनबाउंडेड देता हो। तो वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1/x⁴1/2। देखिए ये जो 0 पे, जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो ये अनबाउंडेड है, तो हमको इसी को लेके चलना है कि gx भी उसी पॉइंट पे अनबाउंडेड होना चाहिए। नाउ अच्छा, नाउ लिखने के बजाय यहाँ पे थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कर दो। सिंस fx is unbounded at x equal to 0, then limit x tending to 0 f of x upon g of x, this is equal to limit x tends to 0, fx की वैल्यू हम रख देंगे 1/x⁴1/2 1 माइनस x⁴1/3 इंटू gx की वैल्यू रखेंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू में जब करेंगे तो x 1/2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1/2 और 1/2 पावर में x वाला कैंसिल आउट, बचता है x टेंस टू 0 1/1 माइनस x⁴1/3। देखिए, और यदि x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो 1 का पावर आप कुछ भी करो, आपको क्या मिलना है, 1 मिलना है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x अपॉन gx, दिस इज इक्वल टू 1। ये आपका फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू मिल गया। तो जैसे ही इनका रेशियो फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू मिलता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं कि gx यदि कन्वर्जेंट है तो fx भी कन्वर्जेंट होगा, और gx यदि डाइवर्जेंट है तो fx भी डाइवर्जेंट होगा। ये हमको इंश्योर करता है, ध्यान देना, ये जो हम रेशियो लगाते हैं ना, ये रेशियो से ही हम खुद को इंश्योर करते हैं कि यदि इनका वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो आ जाता है तभी gx यदि कन्वर्जेंट है तब fx कन्वर्जेंट होगा, और यदि gx डाइवर्जेंट है तो fx भी डाइवर्जेंट होगा। इसी रेशियो की मदद से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो चेक करना है अपने को, सिंस 0 to a dx अपॉन x⁴1/2 इज कन्वर्जेंट। ध्यान दो, क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेंट क्यों, p की वैल्यू 1/2 है और ये लेस देन 1 है, बाई p टेस्ट। दिस इंप्लाइज 0 to 1 dx अपॉन x⁴1/2 1 माइनस x पावर 0 to 1 नहीं है, a है ना, लिमिट को विशेष ध्यान देंगे। 0 to a, 0 और 1 के बीच में कोई एक वैल्यू लेके चले थे हम, a है ना, कोई भी हम वेरिएबल वैल्यू ले लिए थे, कुछ भी हो सकता था। x1/2 1/3 इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट हो गया। अब नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। अब नाउ अगेन वी हैव इंटीग्रेशन टू, दिस इज इक्वल टू a2 क्या था, 1 dx अपॉन x⁴1/2 1 माइनस x⁴1/3, है ना, ये i2 मिल गया। यहाँ पे देख लो, हियर f ऑफ x इक्वल टू फिर से 1/x⁴1/2 1 माइनस x⁴1/3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने fx को 1/x⁴1/2 1 माइनस x 1/3 लिया, तो हम gx को क्या लेके चलेंगे, 1/1 माइनस x⁴1/3 लेके चलेंगे। gx को fx जिस पॉइंट के लिए अनबाउंडेड दे रहा है उसी पॉइंट के लिए ही हमको gx को ऐसा सेलेक्ट करना है कि वो वाला फंक्शन भी उसी पॉइंट पे हमको क्या दे, अनबाउंडेड दे, है ना। इसके पहले वाला जैसे 0 पे अनबाउंडेड दे रहा था, तो ये 1 पे हम 1 के लिए लेके चल रहे हैं, a to 1, ये जो हमारा अपर लिमिट है 1, उसके लिए हम इसको अनबाउंडेड वैल्यू के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो fx इज अनबाउंडेड एट x इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हम लिमिट कंपेरिजन टेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, तो x इक्वल टू 1 पे अनबाउंडेड है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx अपॉन gx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1। जैसे ही fx की वैल्यू पुट करेंगे और gx की वैल्यू पुट करेंगे तो देख पा रहे हैं आप
1 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 और ये 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 दोनों कैंसिल हो गया और 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 बचा। और जैसे ही लिमिट पुट करते हैं एक्स की वैल्यू 1 तो हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया, जो कि क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका जो लिमिट है, जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है उस पॉइंट पे लिमिट जब हम फाइंड कर रहे हैं इनके रेशियो का, तो ये फाइनाइट वैल्यू मिल गया। तो आगे हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से इसको जब हम चेक करेंगे तो देखिए ये जो हमारा gx है जो कि dx अपॉन में 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/3 है, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो p की वैल्यू है वो 1/3 है यहाँ पे, और ये क्या होता है, ये लेस देन 1 है। तो जब भी हम सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ते हैं और वहाँ पे इस टाइप को 1 माइनस एक्स टू द पावर p और p क्या हो जाए, यदि लेस देन 1 है तो क्या हो जाता है, ये कन्वर्जेंट हो जाता है। सो बाय द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, तो इस कंपैरिजन से यदि gx हमारा कन्वर्जेंट है तो gx किससे बना है, fx से बना है। तो ये जो हमारा fx है जो कि a टू 1 dx अपॉन एक्स टू द पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 जो कि मल्टीप्लाई में है, ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब हमने क्या किया था, ये जो 0 से 1 जो स्टार्ट हुआ था हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, उसको हमने दो भाग में पहले क्या किया था, ब्रेक किया था। क्यों ब्रेक किया था, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पे क्या कर रहा था, हमारे ये जो फंक्शन बन रहा था वो क्या था, अनबाउंडेड था, 0 पर भी 1 भी। तो हमने इसको एक ऐसा पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, एक अलग पॉइंट हम ले लिए a जो कि उस पर अनबाउंडेड ना हो। तो ये भी क्या हो जाएगा, अब ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट, ये पूरा आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो जाएगा।